नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक मैं लगातार आप लोगों को यूपी टेट को टारगेटेड करके पर्यावरण की क्लासेस दे रहा हूं। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इधर उधर की चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चों का सकारात्मक सहयोग भी मिलता है, वही हमारे लिए काबिल तारीफ़ है और हमारा वही सौभाग्य है कि कुछ बच्चे हमारा सपोर्ट भी करते हैं कि सर आप बेहतर कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है कि केवल आप बीएड और डीएलएड करके अपने आप को शादी का सर्टिफिकेट बना के न रखें। मैं हमेशा शादी का सर्टिफिकेट क्यों कहता हूँ, इसे अन्यथा लेने का प्रयास न करिए, क्योंकि यह केवल और केवल आपके अंदर मोटिवेशन पैदा करने का उद्देश्य होता है कि आप लोग बेहतर को और बेहतर बनाइए। अपने जीवन का उद्देश्य कुछ अलग रखिए, न कि शादी विवाह के चक्कर में अपने जीवन का उद्देश्य रखिए। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में पर्यावरण के इस 11वीं क्लास में, वैसे तो पर्यावरण की 14वीं क्लास होगी, लेकिन इस थ्योरेटिकल जो मैंने पोर्शन शुरू किया है उसका यह 11वां या 12वां क्लास होगा। इस क्लास में हम जो है आपके सामने 25 ऐसे क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। इन 25 क्वेश्चन में मैं मान के चलता हूं कि कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन मात्र यही इसी सब में से हर एक वर्ष ही इसी में से आया हुआ होगा। ठीक है, ये 25 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो कि 2011 से लेकर के 2020 तक के यूपी टेट का एनालिसिस करने के बाद मैं 25 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। इसी तरीके से क्वेश्चन हमारी तरफ से दिए जाएंगे। थ्योरेटिकल पार्ट तो चलता रहेगा, लेकिन आज क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बताइएगा, अगर 25 में से आप 15 क्वेश्चन भी कर ले जाते हैं तो यह यकीन मानिएगा, अगर आप निशांत ज्ञान के साथ जुड़े रहते हैं तो परीक्षा पीरियड तक जाते जाते आप 25 के ऊपर, 30 में से 25 के ऊपर करेंगे। और आज अगर आप 15 प्लस कर ले जाते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। मित्रों, बंदरगाह का वीडियो मैंने अभी नहीं दिया है, आगे मैं लगातार थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कराऊंगा तो उसमें सारी कुछ चीजें मैं आपको कवर कराऊंगा। 1% किंतु परंतु नहीं रहेगा कि सिलेबस का ये पार्ट बच गया है। ठीक है, तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है मित्रों, तो विशाखापत्तनम है। कौन सा है? विशाखापत्तनम। ठीक है, अगर आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। विशाखापत्तनम जो है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और विशाखापत्तनम कहाँ है इसे आप टाइप करके बताइए, विशाखापत्तनम किस राज्य में स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं मित्रों, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार गैस कौन सी होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार गैस कौन सी होती है, मैंने पहले भी आपको बताया। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार गैस CO2 होती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। मित्रों, वाहनों के धुओं से कौन सी गैस निकलती है, मैंने बताया कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की, नीली क्रांति का संबंध किससे है। मित्रों, आप सभी लोग क्रांति से जरूर परिचित हुए होंगे, अब नहीं परिचित है तो मैं आपको परिचित कराऊंगा, जरूर कराऊंगा। नीली क्रांति का संबंध किससे है। ठीक है, नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो नीली क्रांति का संबंध मित्रों जल, नीला मतलब जल, और जल में क्या पाला जाता है, मछली। ठीक है, तो मत्स्य पालन से है नीली क्रांति का संबंध। समझ में आया? अगर आप कर ले जा रहे हैं तो समझ लीजिए आप बेहतर कंडीशन में हैं और आप बेहतर करेंगे भी अपने जीवन में। चलिए, ये सभी चीज़ें आप एक नोट्स बना रहे होंगे, शायद मुझे पता है कि काफ़ी बच्चे नोट्स भी बना रहे हैं। अपने नोट्स में इसे सजो करके रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बाद में हम लगातार नहीं करा पाएंगे, है ना। आगे बात करते हैं, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं, या पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं मित्रों, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो है शुक्र को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शुक्र को। कल ही मैंने क्लास लिया था, किस पर, सौरमंडल पर कल ही क्लास लिया था, और पूरे के पूरे यूपी टेट को टारगेट करते हुए सौरमंडल मैंने समाप्त किया था। आज सौरमंडल से कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने दागा हूं, देखिए आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं, शुक्र ग्रह को कहते हैं, और पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, शुक्र और अरुण ऐसे दो ग्रह हैं जहां पर जो सूर्योदय होता है वो पश्चिम की दिशा में होता है। समझ में आया ना। चलिए आगे बात करते हैं, स्वर्णिम रेखा किसे कहा जाता है। 5वां प्रश्न है कि स्वर्णिम रेखा किसे कहा जाता है। ठीक है, स्वर्णिम रेखा मित्रों किसे कहा जाता है, तो कपास को, कपास के रेशे को जो है स्वर्णिम रेखा कहा जाता है। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि काला सोना किसे कहा जाता है, काला सोना किसे कहा जाता है, आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, काला सोना किसे कहा जाता है। छठे क्वेश्चन की बात करते हैं, सौर मंडल का सबसे छोटा यहां पे लिखा गया है उपग्रह। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह मैंने कल ही वीडियो दिया था, और अगर आपने देखा है तो निश्चित रूप से आप इसे कर पाएंगे। ठीक है, मैंने बताया था कि मंगल के 2 उपग्रह हैं, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह कौन कौन से, फोबोस और डीमोस।
फोबोस और डीमोस। जो डीमोस होता है वह जो है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है। डीमोस जो है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह। और एक किसका उपग्रह है? यह जो है मंगल ग्रह का उपग्रह है। समझ में आया ना? फोबोस डीमोस किसका है? मंगल ग्रह का। और मैंने वहीं पर बताया था कि मंगल ग्रह पे एक पर्वत पाया जाता है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, और वह हिमालय पर्वत की ऊंचाई का 3 गुना ऊंचाई का है, ठीक है। और मंगल ग्रह पे जो है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोलते हैं, और लाल इसकी मिट्टियां सब लाल हैं। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। निक्स ओलंपिया पर्वत कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर मैंने जो है नीचे ऊपर लिख दिया, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह डीमोस है। और 7वां क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो मैंने बताया था बृहस्पति का एक उपग्रह है जिसका नाम है ज्ञानीमीड। क्या नाम है? ज्ञानीमीड। ज्ञानीमीड जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। छोटा उपग्रह डीमोस है, बड़ा उपग्रह ज्ञानीमीड है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बृहस्पति के बाद सबसे ज्यादा उपग्रह है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। और बृहस्पति के बाद किसी के पास अगर सबसे ज्यादा उपग्रह है तो शनि है, ठीक है। एनसीईआरटी में यही दिया गया है। निक्स ओलंपिया पर्वत कहां पर स्थित है? तो मैंने अभी बताया, निक्स ओलंपिया पर्वत जो है मंगल ग्रह पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई जो है अपने जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत की ऊंचाई का कितना गुना है? 3 गुना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं मित्रों, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध, या मतलब कि क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? बताइएगा, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, है ना? अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, है ना। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। और क्योटो प्रोटोकॉल क्यों हुआ था आप इसे भी बताइएगा कि क्यों हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो में सारे के सारे जो पर्यावरण से संबंधित समझौते थे, मैंने 1972 से लेकर के सभी समझौतों को आपके सामने डिस्कस किया था। तो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। तो क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आप क्या जानते हैं, इसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सी गैस थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपी टेट। मैंने बहुत बार पढ़ाया, और जब तक मैं पर्यावरण पढ़ाऊंगा तब तक मैं कम से कम 25 बार इस क्वेश्चन को रिपीट करवाऊंगा कि भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सी गैस थी? MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी मित्रों कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984। 3 दिसंबर 1984 की वह रात्रि जो काल के क्रूर थपेड़े से काफी लोगों को प्रभावित की, है ना। 1984 में घटना हुई थी भोपाल में। यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी थी जिसमें जो है अमोनियम नाइट्रेट, क्या नाम था बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कौन सी गैस के रिसाव के कारण ये हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, है ना। चलिए आगे बात करते हैं 11वां, अतिसार किस प्रदूषण की कमी से होता है? अभी आपने जाना भोपाल गैस त्रासदी, कुछ लोग कंफ्यूज आ जाएंगे। 3 दिसंबर 1984 को घटना होती है, कंपनी यूनियन कार्बाइड कंपनी है, और कौन सी गैस का रिसाव होता है? मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का। अतिसार या डायरिया किस प्रदूषण के कारण होता है? बताइएगा, डायरिया किस प्रदूषण के कारण होता है, ठीक है। तो अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, डायरिया किस प्रदूषण के कारण होता है? जल प्रदूषण कि ध्वनि प्रदूषण कि वायु प्रदूषण, किस प्रदूषण के कारण, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूं, डायरिया जो है जल प्रदूषण के कारण होता है, ठीक है। डायरिया किसके कारण होता है? जल प्रदूषण के कारण। अतिसार इसे हिंदी में बोलते हैं अतिसार। अच्छा, जल प्रदूषण क्यों होता है? मैंने प्रदूषण की बेहतरीन क्लास ली है ना। प्रदूषण जो है, जल में आर्सेनिक की जो मात्रा है वो लगातार बढ़ जाती है, तो जल में जो है प्रदूषण हो जाता है। समझ में आया ना। चलिए आगे बात करते हैं मित्रों, चिपको आंदोलन। यह मैं आपके लिए छोड़ता हूं। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे मैं आपको बता देता हूं, सुंदरलाल बहुगुणा। आप भी जानते होंगे, लेकिन आपको जितना भी पता है, सुंदरलाल बहुगुणा जी का वर्तमान में निधन हो गया, बहुत ही अच्छे आदमी थे। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा तो थे, लेकिन मैं आपको एक काम देता हूं, आप चिपको आंदोलन के बारे में जितना कुछ जानते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सर्च करके लिखिएगा। आप अपने मतलब कि बताइएगा कि हम पढ़ाई के प्रति इतने जागरूक हैं, चिपको आंदोलन के बारे में क्या जानते हैं, कैसे हुआ, उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो, क्योंकि आपके पास टाइम भी नहीं होता है। चलिए आगे बात करते हैं मित्रों, आगे बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। क्वाशरकोर नामक रोग होता है, क्यों होता है? विटामिन की कमी से होता है, या प्रोटीन की कमी से होता है, या कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है? क्वाशरकोर, इसे हम क्वाशियोरकोर भी बोल देते हैं। तो क्वाशियोरकोर या क्वाशरकोर रोग किसकी कमी से होता है? ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो आप लिख लीजिएगा, यूपी टेट में बहुत बार पूछा गया है। या जो है प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है, या प्रोटीन की कमी से होता है, या कुपोषण से संबंधित बीमारी होती है। इसमें बच्चा जो है बहुत ही ज़्यादा कुपोषित हो जाता है, उसके केवल पेट बढ़ जाते हैं, हाथ पैर जो है बहुत दुबले पतले हो जाते हैं, अर्थात बच्चा पूरी तरीके से कुपोषित दिखाई देता है। समझ में आया ना।
तो क्वाशरकोर किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन से क्या होता है? बच्चे की वृद्धि रुक जाती है। समझ में आया ना? चलिए आगे बात करते हैं मित्रों, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? यह क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप लोग सर्च करिएगा। एक क्वेश्चन ए और एक क्वेश्चन ए, ठीक है। 21वां क्वेश्चन और 13वां क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। आप सभी लोग बताइए चिपको आंदोलन के बारे में और चावल को पॉलिश करने पर कौन सी विटामिन की मात्रा नष्ट हो जाती है, इसे आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, अगर आपको आता है ना। अगर नहीं आता है तो आपको इसके लिए सर्च करना है, आपको ढूंढना है, ढूंढ करके तब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। जब कोई चीज़ आप ढूंढते हैं तो आपको उस पर ज़्यादा नॉलेज होती है ना। चलिए आगे बात करते हैं मित्रों, आलू के पौधे का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है या खाया जाता है? मित्रों आलू के पौधे का कौन सा भाग, जो आलू होता है वो क्या है, जो हम खाते हैं, वह जो है पौधे का तना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, पौधे के तने को हम खाते हैं। एक दिन मैं एक क्लास लगा दूंगा कि किसका कौन सा भाग हम मनुष्य के द्वारा प्रयोग किया जाता है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं मित्रों। 15वां क्वेश्चन है कार्बन डेटिंग विधि क्या है? कार्बन डेटिंग विधि क्या होती है? चलिए मैं आपको बता देता हूं। कार्बन डेटिंग विधि होती है मित्रों, इसमें जो है मतलब कि मैं आपको बता दूं, जो पेड़ पौधे होते हैं जो जीवाश्म होते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे के जीवाश्म हो गए और इन जो पेड़ पौधे होते हैं जब वो गिर जाते हैं, मतलब कि टूट करके ज़मीन पर आ जाते हैं, तो उनके ऊपर मिट्टी आ जाती है। अब वो मिट्टियों में काफ़ी दिन तक दबे हुए होते हैं, कुछ दिन बाद उन्हें बाहर निकाला जाता है। तो जब उन्हें हम देखते हैं कि यार ये कितने दिन का होगा, तो उसके लिए हम जीवाश्मों का अर्थात जो कार्बन डेटिंग विधि होती है, यह पुरातात्विक लोग प्रयोग करते हैं, पुरातात्विक लोग प्रयोग करते हैं। और क्यों प्रयोग करते हैं? जीवाश्मों का उम्र जानने के लिए, ठीक है, जीवाश्मों की आयु जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। समझ में आया ना? चलिए, जीव जंतु हो गए, उनकी हड्डियां मिल गई तो कितने साल का है यह भी देखा जाता है कार्बन डेटिंग से। और पेड़ पौधे हैं, उनकी भी आयु देखी जाती है कार्बन डेटिंग से। तो आप ध्यान रखिएगा, पुरातात्विक लोग जो होते हैं, जो पृथ्वी के अंदर के सामानों का प्रयोग करते हैं, उनका आयु निकालने के लिए जो है कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। चलिए 16वां क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पौधे के भोजन के लिए सहायक होती है? मैंने जब पहले ही वीडियो में या दूसरे वीडियो में मैंने इसकी चर्चा किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है जो पौधे के भोजन बनाने में सहयोग करती है? तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको आता है, अगर आपने मैग्नीशियम उत्तर लगाया है तो बहुत ही बेहतरीन किया है, ठीक है। और आप अगर मैग्नीशियम उत्तर लगा दे रहे हैं तो समझ लीजिए आप बहुत बेहतरीन पढ़ भी रहे हैं और आपका यूपी टेट निश्चित रूप से 120 के प्लस जाएगा। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पौधे के भोजन के लिए आवश्यक होती है? तो Mg होती है। Mg का मतलब मैग्नीशियम। क्या होता है Mg का मतलब? मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम। चलिए आगे बात करते हैं मित्रों, उत्तर प्रदेश, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में टीईटी का एग्जाम देंगे तो उत्तर प्रदेश के बारे में भी 2-1 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष का है ना। तो मित्रों उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष होता है अशोक। क्या है? अशोक। अशोक जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। मैंने अशोक और नीम के बारे में एक आपको फैक्चुअल जानकारी जब मैं प्रदूषण पढ़ा रहा था मैंने आपको दिया था। जो अशोक का वृक्ष होता है या नीम का वृक्ष होता है, यह जो है क्या करता है? ध्वनि प्रदूषण को अवशोषित करता है। इसीलिए आप देखते होंगे जितने भी बड़े बड़े कार्यालय होते हैं उसमें ज़्यादातर जो है आपके अशोक के पौधे देखते होंगे और नीम के पौधे देखते होंगे। वो क्या होते हैं? क्योंकि वहाँ पे जितने भी शोर होते रहते हैं उन सभी शोरों को, जो ध्वनि नॉइज होता है, उसे वो अवशोषित करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो हर एक ग्रामीण अंचल एरिया में हर एक घर के सामने जो है नीम का पेड़ आप देखते हैं। नीम का जो है बहुत ज़्यादा क्या है, वो है मतलब कि हमारे देव देवता भी उसे माना जाता है हिंदू रीतियों में। लेकिन इसका जो वैज्ञानिक कारण है यही है कि ये ध्वनि को अवशोषित करते हैं और ध्वनि प्रदूषण से हमारी रक्षा करते हैं, ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? मित्रों उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है बारहसिंगा है। क्या है? बारहसिंगा। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे यार आप लिख रहे हैं तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा लिखना दिखाई देना आपके लिए नहीं है, क्वेश्चन का डिस्कशन करना, और मैं जो बोल रहा हूं आप उसे अपने कॉपी में नोट जरूर करिएगा। चलिए आगे बात करते हैं मित्रों, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बताइएगा, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही बार मैंने बताया है ना। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछे 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? जल दिवस। 22 मार्च को पहले जल आता है उसके बाद पृथ्वी। क्यों? क्योंकि जल बहुत ज़्यादा पाया जाता है, पहले जल आएगा उसके बाद पृथ्वी। 71% जल पाया जाता है, 29% पृथ्वी पाई जाती है। चलिए आगे बात करते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो मित्रों विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है
2 फरवरी को मनाया जाता है, जिसे हम वेटलैंड डे भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर नामक स्थान पे आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, इस वजह से 2 फरवरी को हम प्रतिवर्ष आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। शांति घाटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? मित्रों, जैव विविधता के चैप्टर में मैंने बताया था कि भारत देश में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। केरल में कहाँ पाई जाती है? शांति घाटी में पाई जाती है। और ये जो शांति घाटी है, इसे वर्तमान के समय में राष्ट्रीय पार्क का भी दर्जा दिया गया है। तो अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शांति घाटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है, तो केरल में है। ठीक है, इसे हम साइलेंट वैली भी बोलते हैं, इतना तो आप सभी लोग जानते भी होंगे, है ना। आगे बात करते हैं, इतिहास में पहली परमाणु बम की घटना कब हुई थी? चलिए बताइए। नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन नॉर्मल होते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि आप जो है बहुत ही लो लेवल का पढ़ाते हैं। लो लेवल और हाई लेवल कुछ नहीं होता है, यही लो लेवल के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं। यूपी पीईटी का एग्जाम आप लोगों ने दिया होगा, किसके नंबर हैं? 82 83, है ना। जो बहुत ही मेहनत से तैयारी किए होंगे वो 70 के ऊपर गए होंगे, है ना। जो हालांकि यूपी पीईटी में बहुत बेसिक क्वेश्चन आए थे। यूपी पीईटी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, लोगों की वहाँ पे अपनी महत्ता पता चल गई होगी कि छोटा क्या होता है, बड़ा क्या होता है। मेहनती बच्चे ही 70 के ऊपर गए हैं, बाकी 55 56 62 63 64 65 68 69 इसी में सब पड़े हुए हैं। तो कुछ नहीं होता है, बस वही पढ़ना है जो आपकी परीक्षा में आओ, सफलता ले लीजिए, छोटा बड़ा के चक्कर में मत पड़िए। इतिहास में पहली बार परमाणु बम की घटना आप सभी लोग जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया। तो 6 अगस्त 1945 को पहली बार परमाणु बम की घटना होती है। दुनिया परिचित होती है परमाणु बम होता क्या है। कहाँ पर होता है? हिरोशिमा पर होता है। अच्छा, आपसे नाम भी पूछा जा सकता है कि नाम क्या है। नाम ध्यान रखिएगा, नाम जो है, जो 6 अगस्त को फेंका गया उसका नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। और जो 9 अगस्त को फेंका गया था उसका नाम था फैट मैन। 6 अगस्त को सबसे पहले कहाँ फेंका गया था? हिरोशिमा पर। 9 अगस्त को कहाँ फेंका गया था? नागासाकी पर। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 24वें क्वेश्चन की बात करते हैं मित्रों। समुद्र के जल की कितने प्रतिशत मात्रा पीने योग्य होती है? चलिए बताइए। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जल क्या होते हैं? समुद्र के जल होते हैं। समुद्र के जल कितने होते हैं? 71% तो पृथ्वी पर जल है, लेकिन 70% पृथ्वी पर जल है, 1% पीने योग्य पानी है, मात्र 1%। लेकिन जो 70% पृथ्वी पर समुद्र के जल हैं, उसमें से भी कुछ परसेंट जल हम पीने योग्य बना सकते हैं, कोशिश अगर करेंगे तो। पूरे जल नहीं बना पाएंगे ना। तो समुद्र के जल की कितने प्रतिशत मात्रा हम पीने योग्य जल बना सकते हैं? पीने योग्य है, आप ध्यान रखिएगा, 0.65%। कितना है? 0.65%, अर्थात आधा % से थोड़ा सा अधिक। समझ में आया ना। चलिए 25वें क्वेश्चन की बात करते हैं मित्रों। आपको दिखाई दे रहा होगा BOD 6 का मतलब। अच्छा, मैं जब जल प्रदूषण पढ़ा रहा था या कई चैप्टर में मैंने BOD का नाम लिया। BOD का मतलब है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। COD का मतलब मैंने बताया कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। DO का मतलब मैंने बताया कि डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो आज मैंने आपसे पूछ लिया BOD 6 का मतलब क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 6 डेज। ध्यान रखिएगा, इसका BOD का फुल फॉर्म तो आप जानते होंगे, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 6 डेज। इन 6 डेज अर्थात 6 दिन में कितने ऑक्सीजन है इस जल में, उसकी मात्रा अगर निकाली जाती है तो उसे BOD 6 का नाम दिया जाता है। तो आपसे ऑप्शन में दिया रहेगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 6 आवर्स, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 6 मंथ्स, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 6 ईयर्स, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 6 डेज। तो ध्यान रखिएगा, आप लगाइएगा कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 6 डेज, ठीक है ना। चलिए 25 के 25 क्वेश्चन का मैंने डिस्कस किया। आपसे मैंने 2 क्वेश्चन आपको दिया है। चिपको आंदोलन के बारे में आपको बताना है, और चावल को पॉलिश करने पर कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है, इसके बारे में 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिया। 23 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। मैं आपको बता दूं, इन 25 क्वेश्चन पर मैंने बहुत ही
बेहतर तरीके से एनालिसिस करके आपको दिया है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि भैया आप जो है लाइव डिस्कशन किया करिए, तो इसके लिए हमें माफ़ करिए, क्योंकि वर्तमान के समय में सीमित संसाधन होने की वजह से हम लाइव डिस्कशन नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए मुझे भी खेद है, और धीरे धीरे आप लोगों का सहयोग रहेगा, सपोर्ट रहेगा, तो और भी बेहतर निशांत ज्ञान होता चला जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए बेहतर कर रहे हैं, आपके सपनों को खुद लेकर जी रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप वीडियोज़ को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं, है ना। एक बच्चे ने हमसे मजाक में कहा कि सर आपकी वीडियो अगर हम बच्चों तक शेयर कर देंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। यह मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि आप लोग हमारे लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि भाई आपका वीडियो अगर हम शेयर कर देंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो मैं आपको कहूँगा कि आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर किया करिए, क्योंकि कंपटीशन बढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लोग पढ़ते नहीं हैं, है ना। लोग पढ़ते नहीं हैं, और पढ़ते भी हैं तो 2-3 दिन पढ़ के उसके बाद हौसला वो तोड़ देते हैं। उसी हौसले को बरकरार रखने के लिए निशांत ज्ञान प्रतिदिन वीडियो बनाता है। और मुझे भी पता है वर्तमान के समय में कोई यूपी टेट की तैयारी नहीं कर रहा है। मैं यूपी टेट का वीडियो क्यों दूँ? वर्तमान के समय में लोग डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मुझसे डीएलएड का बच्चा ज़्यादा जुड़ा हुआ है। मैं अगर डीएलएड की अनाप शनाप वीडियो बनाऊँ, गुड़ा भाग पढ़ाऊँ ना, तो कम से कम 10,000 5,000 के ऊपर व्यूज़ हर एक वीडियो में पाऊँ। लेकिन व्यूज़ के पीछे मुझे नहीं भागना है, मुझे आपके लिए बेहतर करना है। इस वजह से मैं वो चीज़ें नहीं पढ़ाता हूँ। क्यों नहीं पढ़ाता हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि यार आपका समय, बहुमूल्य समय बर्बाद मैं करूँगा, और मुझे नहीं लगता है कि दिन भर में 3 वीडियो आपको संस्कृत का फल याद कराऊँ, और संस्कृत का 2 श्लोक याद कराऊँ, और गणित में 2 स्थानीय मान निकाल के आपको दिखा दूँ। इससे तो आप वीडियो ज़रूर देखेंगे, मन से देखेंगे, लेकिन आपका कभी शिक्षक बनने का सपना नहीं साकार होगा। मैंने आपसे कहा राजन का सीरीज लीजिए यार, उसे पढ़िए। निश्चित रूप से कुछ बच्चे ने लगातार मतलब कि एक बच्चा है लगातार इंस्टाग्राम पे हमसे कहता है भैया अगर हम राजन वाला ही पढ़ लेंगे तो क्या पास हो जाएंगे। मैंने उसे 4 बार बताया कि यार हाँ आप पास हो जाओगे। कहा भैया आप एक बार फ़ोन नंबर दे दीजिए, हम आपसे कॉल करके बात कर लें, क्या सही पास हो जाएंगे। हमने कहा भाई मैं आपके दिमाग में तो घुस नहीं जाऊंगा, अगर आप सीरीज को मेहनत से पढ़ते हैं तो मैं इतना दावा कर सकता हूं निश्चित रूप से क्वेश्चन वहीं से आते हैं, कहीं बाहर से नहीं आता है। बहुत ही बेसिक चीज़ें डीएलएड में आती हैं, प्रयास अगर आप करेंगे तो बहुत बेहतर कर पाएंगे, है ना। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अपने भाई का सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं और लोगों तक पहुँचा सकते हैं कि आपको बेहतर बनाने के लिए निशांत ज्ञान लगातार प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय